हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री के क्लास 12 टर्म 1 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सीरीज बच्चों शुरू की हुई है, जिसमें कि हमारा एम है कि भाई केमिस्ट्री एग्जाम से पहले पहले सारे चैप्टर्स जो कि बच्चों टर्म 1 के सिलेबस में हैं, उन सभी चैप्टर्स का बच्चों रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन हम लोग यूट्यूब पे बच्चों अपलोड कर सकें, आपके लिए बच्चों प्लान आउट कर सकें। फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम लोगों ने कल एक वीडियो बच्चों पोस्ट किया था जिसमें मैंने प्री ब्लॉक से रिगार्डिंग बच्चों काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि बच्चों एग्जाम्स के पहले आपको जाननी चाहिए, जिसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बच्चों हम लोगों ने एक वीडियो बच्चों शेयर किया था। आई एम श्योर आप सभी बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा और अपना प्री ब्लॉक चैप्टर बच्चों तैयार किया होगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पी ब्लॉक एक बड़ा चैप्टर है। अब चूंकि बच्चों पी ब्लॉक एक बड़ा चैप्टर है तो कल के वीडियोस में बच्चों कुछ टॉपिक्स थे जिस पे हम लोगों ने टाइम नहीं दे पाया था, स्पेशली बच्चों प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके रिगार्डिंग बच्चों जो पी ब्लॉक में जो कंटेंट आता है, मतलब अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके ऊपर बच्चों हम लोगों ने बहुत इलैबोरेटेड वे में बच्चों सवाल और डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो आज का वीडियो में बच्चों हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन, जो कंसेप्ट्स है उनको जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेशंस बच्चों, कुछ सवालों की बच्चों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इस समय आपका और हमारा दोनों का ही टाइम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी के चलिए फ्रेंड्स आज की इस रिवीजन कम प्रैक्टिस सेशन को प्लान आउट को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें पी ब्लॉक केमिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है बच्चों, दैट इज बच्चों हमारा आता है बच्चों अमोनिया। ठीक है, हमको भाई पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है वो होता है अमोनिया। अब अमोनिया में हमको भाई क्या क्या चीजें जाननी चाहिए उसके बारे में बच्चों बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि O2 गैस का प्रिपरेशन कैसे होता है, N2 गैस का प्रिपरेशन कैसे होता है, क्लोरीन गैस का प्रिपरेशन कैसे होता है, HCl गैस का बच्चों प्रिपरेशन कैसे होता है। अगर आप चाहे तो मैं एक बार रिवाइज भी कर सकता हूं बच्चों। अगर हम N2 गैस बनाना चाहते हैं लैब में तो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 ट्वाइस Cr2O7 को हीट करेंगे। बेरियम अजाइड BaN3 को भी हम लोग हीट कर सकते हैं, BaN3 ट्वाइस को हम लोग हीट कर सकते हैं। और या फिर बच्चों हम लोग नाइट्रोजन बनाने के लिए NH4NO2 को भी हम लोग हीट कर सकते हैं। इन तीन कंपाउंड को हीट करने से हमें N2 गैस लैब में मिलती है। O2 गैस के लिए हम हैवी मेटल के ऑक्साइड को हीट कर सकते हैं, Pb3O4 हम लोग ले सकते हैं, HgO ले सकते हैं, Ag2O हम लोग ले सकते हैं। किसी भी बच्चों हैवी मेटल के ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे KMnO4 K2 Cr2O7 तो फ्रेंड्स हमको O2 गैस मिलेगी। जो क्लासिक रिएक्शन होती है O2 के प्रिपरेशन की, दैट इज पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को MnO2 की प्रेजेंस में हीट करने से O2 गैस मिलती है। HCl को बनाने का तरीका, हमने NaCl में कौन के H2SO4 डालना है तो उससे हमें HCl मिल जाएगा। क्लोरीन को बनाने का तरीका, HCl को ऑक्सीडाइज कर दे MnO2 KMnO4 K2 Cr2O7 Pb3O4 किसी के PbO2 के द्वारा, तो हमारा HCl से Cl2 गैस मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमने कल जब बारे में बात की थी। आज फ्रेंड्स बात करें हम लोग अमोनिया की प्रिपरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अमोनिया लैब में कैसे बनता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनता है, दोनों चीजों को ही हमने जानना जरूरी है। बच्चों, अमोनिया को अगर हम लैब में बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कई तरीके होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमोनिया को लैब में बनाने के लिए हम कोई भी अमोनियम सॉल्ट हम ले लें। क्या ले लें हम बच्चों? अमोनियम सॉल्ट ले लें। NH4Cl, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कोई भी बच्चों अमोनियम सॉल्ट ले लें। बच्चों, अमोनियम सॉल्ट एसिडिक होते हैं, तो यहां से हमें अगर अमोनिया निकालना है तो अमोनियम में जो NH4 में जो एक एक्स्ट्रा H है उसको हमने निकालना होगा। तो इफ वी ट्रीट अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें अमोनिया गैस बच्चों रिलीज आउट होती है। ठीक है, सो बाय रिएक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद एल्कली वी गेट बच्चों हमारा अमोनिया गैस हमको मिलती है। इसके अलावा जो और आसान तरीका है बच्चों वो है नाइट्राइड। बच्चों वो है नाइट्राइड। अगर हम कोई भी बच्चों नाइट्राइड ले लेते हैं फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी नाइट्राइड ले लेते हैं, हम बेरियम नाइट्राइड ले लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी बच्चों नाइट्राइड ले लेते हैं, ये अजाइड का फॉर्मूला लिख दिया। नाइट्राइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें N के ऊपर -3 चार्ज होता है। अजाइड में N3, अजाइड में जो आयन होता है बच्चों दैट इज N3-। अजाइड में ये आयन होता है। अजाइड N2 के लिए बच्चों होता है। हम नाइट्राइड की बात कर रहे हैं। ठीक है,
सो BA3 सो बेरियम नाइट्राइड, अगर हम बच्चों बेरियम नाइट्राइड ले लेते हैं या फिर सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, हम बेरियम नाइट्राइड या फिर बच्चों सोडियम नाइट्राइड, किसी भी नाइट्राइड सॉल्ट को अगर हम बच्चों पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो -3 चार्ज है वो बच्चों 3 पानी के मॉलिक्यूल से 3 H+ ले लेगा, वो बच्चों 3 पानी के मॉलिक्यूल से 3 H+ ले लेगा और N-3 3 H+ लेकर के क्या बना लेगा, अमोनिया गैस। तो फ्रेंड्स नाइट्राइड सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस से भी हमको अमोनिया गैस मिलती है। इसके अलावा थोड़े अमाउंट में अगर हम अमोनिया गैस चाहते हैं तो बहुत ही क्लासिक चीज जो हमारे किसान लोग यूज करते हैं, हम यूरिया के द्वारा भी बच्चों कर सकते हैं। यूरिया की हाइड्रोलिसिस से NH2CO NH2, यूरिया की हाइड्रोलिसिस से भी हमको अमोनिया गैस मिलती है, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ लैबोरेटरी तरीके हैं। कौन कौन से लैबोरेटरी तरीके, मेरे साथ सब लोग बोलिए। अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट को बेस के साथ ट्रीट करके, अजाइड सॉल्ट बच्चों अजाइड में पानी डाल करके, और या फिर यूरिया की हाइड्रोलिसिस से हम लोग अमोनिया गैस को लैबोरेटरी स्केल पे बना सकते हैं। अगर हम लार्ज स्केल पे बच्चों अमोनिया चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक तरीके पे जाना पड़ेगा, एंड दैट स्पेसिफिक तरीका इज हमारा हेबर्स प्रोसेस। तो हमें हेबर्स प्रोसेस से जाना पड़ेगा। हम हेबर्स प्रोसेस के द्वारा लार्ज स्केल में बच्चों अमोनिया गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। हम हेबर्स प्रोसेस के द्वारा लार्ज स्केल में बच्चों अमोनिया गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। हेबर्स प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, तो उसको हम जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में हमें कुछ नहीं करना, हमें लेना नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जहां पर आयरन एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर हम लोग यूज करेंगे। सो आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी और हमें अमोनिया गैस मिलेगी, ठीक है। ये हमारी चीज होगी। याद रखना बच्चों, हेबर्स प्रोसेस में प्रेशर हमने हाई रखना होता है, क्योंकि ली-चाटले प्रिंसिपल के तहत नंबर ऑफ गैस के मोल कम हो रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कम होगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। प्लस एक और चीज याद रखना बच्चों, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक मतलब इसका बच्चों जो डेल्टा H है, ठीक है, ये बच्चों जो रिएक्शन हमारी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का बच्चों जो डेल्टा H है, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, हम हेबर्स प्रोसेस को बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे बच्चों कैरी आउट करते हैं। ऑल्दो हेबर्स प्रोसेस में जो डेल्टा H है बच्चों, ये जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बच्चों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका बच्चों डेल्टा H नेगेटिव है, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस में बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑल्दो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करने के लिए सही तरीका होता है ली-चाटले प्रिंसिपल से लो टेम्परेचर, बट इसके बावजूद भी हम हेबर्स प्रोसेस को काफी हाई टेम्परेचर में कैरी आउट करते हैं। इसके पीछे रीजन ये होता है, हमें फैक्ट्री में एक हाई स्पीड में बच्चों रिएक्शन चाहिए। हम अगर टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो रिएक्शन का रेट केमिकल काइनेटिक्स के तहत, आर्हेनियस इक्वेशन के तहत बहुत स्लो हो जाएगा। सो टू गेट अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शन को एक मॉडरेट टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं, सो दैट रिएक्शन का रेट भी अच्छा रहे और यील्ड भी बच्चों अच्छी रहे। आई रिपीट, जो मैंने पॉइंट बोला बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो ली-चाटले प्रिंसिपल से हेबर्स प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर बेटर रहता है, बट इसके बावजूद भी हम हेबर्स प्रोसेस में काफी हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ली-चाटले प्रिंसिपल से लो टेम्परेचर में रिएक्शन कराएंगे तो यील्ड तो अच्छी होगी, बट रेट और रिएक्शन को कैरी आउट होने में जो टाइम है वो बहुत लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि हम रिएक्शन को बहुत देर तक भी नहीं कर सकते, हमें फैक्ट्री में काम जल्दी जल्दी करना है, तो ऐसे में हम लोग एक मॉडरेट टेम्परेचर लेते हैं जिसपे रिएक्शन का रेट भी अच्छा खासा हो जाए। आर्हेनियस इक्वेशन से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है और यील्ड भी बच्चों बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है। सो हेबर्स प्रोसेस इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट, ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा। चलिए भाई, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। आगे बच्चों बात करते हैं अमोनिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में। बच्चों जब हम अमोनिया की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो अमोनिया
कुछ कंपाउंड्स को, कुछ प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, अमोनिया के अंदर टेंडेंसी होती है कुछ प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व करने की। भाई वो कौन कौन से प्रेसिपिटेट्स है जिनको अमोनिया डिसॉल्व करता है? तो फ्रेंड्स, अमोनिया डिसॉल्व करता है हमारे इन प्रेसिपिटेट्स को। किन किन प्रेसिपिटेट्स को अमोनिया डिसॉल्व करता है, बात बताते हैं बच्चों। सो अमोनिया सबसे पहले बच्चों डिसॉल्व करता है हमारा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को। ये एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये बच्चों एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में शुरुआत में सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालते हैं तो अमोनिया बेस होता है, बेस OH आयन लिबरेट करता है। तो कॉपर सल्फेट के पेल येलो सोल्यूशन में अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालें तो इनिशियली वी गेट ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। बट ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है, ये एक्सेस अमोनिया डालने पर, ये बच्चों एक्सेस अमोनिया डालने पर डिसॉल्व हो जाता है into deep blue color solution, which is copper ammonia complex, तो अमोनिया एक बहुत ही अच्छा लिगेंड होता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जानेंगे लिगेंड वो मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। सो अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बच्चों लिगेंड है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया कंपाउंड बनाता है और इस तरह से ये कॉपर हाइड्रोक्साइड को, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को बच्चों डिसॉल्व कर देता है इनटू डीप ब्लू कलर सोल्यूशन, ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। इसके अलावा अमोनिया और क्या करता है बच्चों, AgCl बच्चों जो कि व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है उसको भी अमोनिया डिसॉल्व कर देता है इनटू Ag अमोनिया ट्वाइस हमारा +1 कॉम्प्लेक्स के तौर पे। ठीक है, ये टॉलिंस रिएजेंट हमारा हो जाता है अमोनिया सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी हमारा यहां पर है। तो AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट है, अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू प्रेसिपिटेट है, अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, याद रखना। इसके अलावा और क्या रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे बच्चों, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे। अमोनिया की और कौन सी रिएक्शन याद रखना है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या भाई प्रेसिपिटेट रिएक्शन है? अगर हम अमोनिया को फेरिक आयन के सोल्यूशन में डालते हैं, अगर हम अमोनिया को जिंक आयन के सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, और अगर हम अमोनिया को जैसा कि अभी हमने बताया कॉपर आयन के सोल्यूशन में डालते हैं, तो अमोनिया फेरिक आयन के सोल्यूशन में डालने पर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिंक आयन के सोल्यूशन में डालने पे जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और कॉपर आयन के सोल्यूशन में डालने पे कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये सब प्रेसिपिटेट है, ये ब्राउन कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, और ये ब्लू कलर का है। डी ब्लू नहीं यूज करना, सिर्फ ब्लू यूज करना। तो फ्रेंड्स, ये भी हमें प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी अमोनिया के बारे में याद होनी चाहिए। ये अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए कई बार ये टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। वैसे अमोनिया का जो क्लासिक टेस्ट है कि अमोनिया के फ्यूम्स HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के वेपर्स, अमोनिया के अगर किसी भी सोल्यूशन में अमोनिया है तो वहां पे अगर हम HCl लेकर के आ जाएं, HCl में डिप की हुई ग्लास रॉड लेकर के आ जाएं, तो HCl की डिप की हुई ग्लास रॉड के आसपास अमोनिया जैसे ही आता है तो वी गेट व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनिया का एक बहुत ही क्लासिक टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अमोनिया के बारे में जो रिएक्शन आपको बताई है उनको हमने जान लिया। क्या क्या चीजें हमको याद रखना है, एक तो अमोनिया का लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अमोनिया को कैसे लैब में बनाओगे, किसी भी अमोनियम सॉल्ट में हम लोग क्या डाल देंगे, बेस डाल देंगे, या फिर नाइट्राइड आयन N-3 अजाइड आयन नहीं, नाइट्राइड आयन में पानी डालने से भी हमको अमोनिया मिलेगा, या फिर यूरिया की हाइड्रोलिसिस से भी हमको अमोनिया मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं कि अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो वी गेट CaCN2 प्लस कार्बन, ये बच्चों हमको कंपाउंड मिलता है। ठीक है, CaCN2 प्लस कार्बन, ये नाइट्रोलिम नाम का ये फर्टिलाइजर है, ये नाइट्रोलिम नाम का फर्टिलाइजर है, बहुत ही उम्दा बच्चों ये फर्टिलाइजर होता है। अब क्यों ये बहुत ही उम्दा फर्टिलाइजर है इसको भी हम समझ सकते हैं। ये नाइट्रोलिम क्यों एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है इसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोलिम पानी के साथ रिएक्ट करके, नाइट्रोलिम बच्चों पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया गैस लिबरेट करती है। तो इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया धीरे धीरे बच्चों लिबरेट होती है। सो प्लांट्स को उसे एब्जॉर्ब होने का, उसे रिलीज्ड अमोनिया को एब्जॉर्ब करने का उनको समय मिल जाता है।
यूरिया भी धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होकर अमोनिया देता है और नाइट्रोलियम भी बच्चों धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होकर के अमोनिया देता है। तो ये भी हमको एक याद रखना है, ये भी एक प्रिपरेशन के तौर पे आपसे ए बी करके, मिसिंग रिएजेंट्स ए बी करके हमसे ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही तगड़े रिएजेंट के जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बारे में चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड के बारे में हमसे क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो वही कि नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी में कैसे बनता है और नाइट्रिक एसिड को हम लैब इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनाते हैं। भाई देखिए, जैसे हमने HCl बनाया था, याद करो बच्चों HCl हमने कैसे बनाया था। HCl हमने बनाया था NaCl में कॉन्क H2SO4 डाल करके। तो कुछ वही तरीका बच्चों यहां पर भी रहेगा। हम अगर नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाना चाहते हैं तो हम कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट ले लें, हम बच्चों कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट ले लें, उसमें H2SO4 डालने पे वी विल गेट HNO3। बहुत ही प्यारा बच्चों उम्दा तरीका HNO3 को लेबोरेटरी स्केल पे स्मॉल स्केल में बनाने का। ठीक है, किसी भी नाइट्रेट सॉल्ट में एसिड डालने पर कौन H2SO4, तगड़ा एसिड डालना पड़ेगा। सबसे तगड़ा एसिड तो H2SO4 है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड में सबसे तगड़ा एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ही है, तो तगड़ा एसिड डालना पड़ेगा, हल्का एसिड से काम नहीं होगा। सो नाइट्रेट सॉल्ट में कौन H2SO4 डालने से वी विल गेट HNO3। सो फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड बनाने के बाद अब बारी आती है नाइट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने की। बच्चों, इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम नाइट्रिक एसिड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग अमोनिया को NO में बच्चों ऑक्सीडाइज करते हैं। देखिए, अमोनिया में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन इनटू NO कन्वर्जन आसान होता है। अगर हम अमोनिया की जगह N2 लेते हैं तो बच्चों N2 से NO बनाना, N2+O2 से NO बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। इट रिक्वायर्स 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्योंकि N2 में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसीलिए N2 की जगह हम NO बनाने के लिए क्या ले रहे हैं, अमोनिया ले रहे हैं। ठीक है, सो हमने अमोनिया लिया, O2 लिया और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया NO में। इस प्रोसेस के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैटलिस्ट इज हमारा प्लैटिनम एंड रोडियम की जाली, प्लैटिनम एंड रोडियम की जाली। हमने वायर्स को इस तरह से बच्चों जाल बुन देना है उनका। सो प्लैटिनम एंड रोडियम का गेज, ये हमारा बच्चों यहाँ पे कैटलिस्ट है। वी नीड टेम्परेचर, हाँ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं, बट 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 atm प्रेशर का हमें जरूरत है। इससे हमको मिल गया NO। इसके बाद बेटा NO पानी से रिएक्ट करेगा। NO बेटा पानी से, NO को हमने ऑक्सीडाइज करना है। इसके बाद NO अपने आप ऑक्सीडाइज होगा इनटू NO2 एंड देन NO2 पानी के साथ डिस्प्रपोर्शनेट होगा इनटू नाइट्रिक एसिड एंड NO गैस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड NO गैस में बच्चों डिस्प्रपोर्शनेट होगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, यहां पे जो NO2 गैस बनती है, सो NO2 गैस हैज ब्राउन कलर इन नेचर, वो ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये यहां पे हम लोग चीजों को ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारा यहां पर नाइट्रिक एसिड बनेगा। यहां पे जो NO गैस बन रही है, जो बच रही है दोबारा से, वो रिसाइकिल हो जाएगी इनटू सेकेंड स्टेप। ठीक है भाई, ये चीज है हमारी। तो अमोनिया का, नाइट्रिक एसिड का बच्चों प्रिपरेशन हमने यहां पर जान लिया है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का बच्चों प्रिपरेशन हमने यहां पर जान लिया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर। थोड़ा सा स्लाइड्स मुझे लगता है कि मिसमैच हो गई हैं। ठीक है, स्लाइड्स बच्चों थोड़ी सी मिसमैच होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हमने नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन बच्चों हमने यहां पर जान लिया और लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी हमने थोड़ा सा जान लिया। चलिए अब बच्चों आते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड बनाना कैसे बता दिया, किसी भी नाइट्रेट आयन में कौन H2SO4 डाल करके या फिर ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। अब आते हैं बच्चों नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज मुझे लगता है बच्चों इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह का MCQ पैटर्न बच्चों चल रहा है, आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है नाइट्रिक एसिड के ऊपर, वो बच्चों आपको बहुत जल्दी इस लेक्चर में बच्चों भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपसे कोई थ्योरी तो लिखवाना नहीं, आपसे उनको ऑब्जेक्टिवली बच्चों आपकी नॉलेज बच्चों टेस्ट करनी। तो क्या सवाल हो सकता है नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज को समझिए कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, नाइट्रिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड से कम है, बट नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ही तगड़ी है। हम बच्चों अपने आसपास चीजें जो देखते हैं, जो बहुत चमकीली बच्चों चीजें होती हैं, बहुत ही बच्चों चमकीली चीजें होती हैं, उनमें भी बच्चों कई बार नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। जैसे कि बच्चों आजकल सब्जियों में जब हम
सब्जियां खरीदते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत ही अच्छी खासी बच्चों साफ सुथरी अदरक हम लोग देखते हैं। बच्चों अदरक जो होती है वो जमीन के अंदर होती है, वो एक तरह की रूट होती है, प्लांट की रूट होती है अदरक हमारी, तो बहुत ही गंदी होती है बच्चों, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। सो अदरक को अगर हम पानी से साफ करेंगे तो उतनी अच्छी साफ नहीं हो पाती, तो लोग नाइट्रिक एसिड वाले पानी से बच्चों अदरक की सफाई करते हैं। इससे अदरक काफी चमक जाती है क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो भी इंप्योरिटीज होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और इस तरह से काफी शाइनी हो जाती है। गोभी वगैरह के केस में बच्चों कई बार नाइट्रिक एसिड के पानी से उनकी सफाई की जाती है, इससे वो काफी उनमें चमक आ जाती है, वो जल्दी सेल आउट हो जाती है, बट ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। सो नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखिएगा। अब नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होने के कारण ही उसकी वेरियस मेटल के साथ जो रिएक्शन है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों याद रखो एल्यूमिनियम और क्रोमियम, बच्चों एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑल्दो अच्छे खासे रिएक्टिव मेटल हैं, बट स्टिल ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं इनकी सतह पे तुरंत एक प्रोटेक्टिव लेयर बच्चों फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम बना लेगा Al2O3 और क्रोमियम बना लेगा Cr2O3, तो इनकी सतह पे एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है जो कि रिएक्शन को आगे होने से प्रोहिबिट करती है। सो एल्यूमिनियम और क्रोमियम बच्चों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पहली चीज तो ये होगी हमारी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो आगे हम बच्चों ये जानते हैं कि ये जो टेबल है बच्चों दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, बच्चों ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस टेबल में बच्चों सारा का सारा खेल छुपा हुआ है। सबसे पहले तो हम पहली वाली चीज पे आते हैं। देखो ये पहली वाली चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो पहली वाली इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उस पर भी बच्चों ध्यान देना। देखो मैग्नीज और मैंगनीज, Mg और Mn, Mg और Mn, अगर हम मैग्नीशियम और मैंगनीज को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हम जानते हैं बच्चों मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सो मैग्नीशियम और मैंगनीज बच्चों, मैग्नीशियम और मैंगनीज 6% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर करके एक तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट नाम के सॉल्ट बना लेंगे और क्या देंगे बच्चों, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहां पर एसिड और मेटल वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। मैग्नीशियम और मैंगनीज इनके साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। तो कई बार हमसे सवाल आता है कि इस रिएक्शन में गैस निकलेगी, ये क्या है, तो वो गैस बच्चों याद रखना यहां पर। अगली चीज बच्चों याद रखना, अगर हम बच्चों अगर हम दोस्तों यहां पर थोड़े से दूसरे मेटल ले लेते हैं, जैसे कि कौन से मेटल ले लेते हैं, देखो मैग्नीशियम तो बहुत ही रिएक्टिव हो जाता है, वो तो हमारा एल्कली मेटल में आ जाता है, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन में बच्चों ले लेते हैं थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जैसे कि आयरन, जिंक, टिन, इन सबको अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या होता है। सो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल बच्चों, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देते हैं, और कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देते हैं, ये हमको भाई याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। ये भाई हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बच्चों अगर हमने आयरन, जिंक और टिन, अगर हमने बच्चों आयरन, जिंक और टिन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, 6% नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, तो यहां पे क्या मिलेगा, हमें अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। यहां पे बच्चों में क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट हमको सॉल्ट मिलेगा। यहां पे कोई भी बच्चों नाइट्रोजन की गैस नहीं मिल रही है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस नहीं, हमें नाइट्रोजन का सॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। वहीं अगर हमने 20% नाइट्रिक एसिड लिया तो यहां पे बच्चों जो हमारी गैस है वो हमारी क्या है, दैट गैस इज हमारी N2O, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैस बच्चों जो निकलती है ना मेटल और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रिएक्शन में होता क्या है, मेटल एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीडाइज होता है, और नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन जब होती है बेटा इनमें, तो मेटल जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, और नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होने पर कुछ भी बना सकता है, नाइट्रिक एसिड बेटा रिड्यूस होने पर कुछ भी बना सकता है। इट कैन मेक NO2, इट कैन मेक NO, इट कैन मेक N2O, और इट कैन मेक अमोनियम आयन, इट कैन मेक अमोनियम आयन। सो नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन बहुत स्टेजेस तक जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन हमारा मेटल कितना ताकतवर है, अगर हमारा मेटल बहुत ताकतवर है तो नाइट्रिक एसिड को एकदम नीचे तक ले जाएगा, अगर मेटल कम ताकतवर है तो कम नीचे तक ले जाएगा। तो फ्रेंड्स यही चीज समझिएगा। सो अगर हमने नाइट्रिक एसिड को कम मात्रा में लिया है, कितना लिया नाइट्रिक एसिड 6%, और हमारा मेटल क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, आयरन, जिंक, टिन,
तो आयरन जिंक टिन 6% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट। ये टेबल हमको याद रखनी पड़ेगी। 20% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, N2O। क्या बना रहे हैं बच्चों, N2O बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। और अगर हम कॉन्क नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो बच्चों कॉन्क नाइट्रिक एसिड में तो हमेशा जो गैस निकलेगी वो होगी NO2। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में हमेशा जो गैस निकलेगी वो होगी NO2। यहां पर मेटल का क्या होगा, मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हर केस में बच्चों मेटल हमारा मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। सो डू रिमेंबर, यहां पे जो गैस निकल रही है N2O है, यहां पे जो गैस है वो NO2 है। इस चीज पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमने लेस रिएक्टिव मेटल लिया, अगर हमने बच्चों रिएक्शन में लेस रिएक्टिव मेटल लिया, लेड, सिल्वर, कॉपर, ये सब अगर हमने लिया, लेड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, ये सब लिया, तो बच्चों वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, जो कि बहुत फुद्दू मेटल है, तो बहुत कमजोर नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये भी कमजोर नाइट्रिक एसिड, कमजोर रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर हमारी नाइट्रिक एसिड 20% नाइट्रिक एसिड है, तो बच्चों 20% नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा हमारा कह सकते हो कि बच्चों हमारा जो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। और यहां पे बच्चों जो गैस मिलेगी, रिएक्टिव वाले में थी N2O, लेस रिएक्टिव में है NO, ठीक है, लेस रिएक्टिव में NO। देखो हुआ क्या है, नाइट्रिक एसिड को जितना ज्यादा हम रिड्यूस करेंगे, अगर नाइट्रिक एसिड का हम ज्यादा रिडक्शन करेंगे तो N2O मिलेगी, अगर नाइट्रिक एसिड का कम रिडक्शन होगा तो NO मिलेगा। तो अगर मेटल पावरफुल है, अगर मेटल पावरफुल है, ये जो है बच्चों ये पावरफुल मेटल है, तो ये नाइट्रिक एसिड को खूब रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके क्या मिलेगा, N2O। ये जो मेटल है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल नाइट्रिक एसिड को ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे गैस क्या है, NO गैस है, ठीक है। इस तरह से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में तो हमेशा NO2 गैस मिलेगी हर केस में, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज याद रखना है, क्या प्रोडक्ट होता है इसको बच्चों याद रखना है, ठीक है। मैं आपके साथ बच्चों दोबारा से इस चीज की मैं प्रैक्टिस कराता हूं। अगर बच्चों हमने मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू मेटल नाइट्रेट सॉल्ट में, और जो नाइट्रिक एसिड है वो रिड्यूस हो जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट में। क्या क्या रिडक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हमारा मेटल बच्चों, अगर हमारा मेटल है मैग्नीशियम और मैंगनीज, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमको मेटल नाइट्रेट मिलेगा और हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वहां पर तो हमारे को हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अगर हमारा जो मेटल है बच्चों वो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, आयरन, जिंक, टिन, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमें मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट और मेटल का सॉल्ट, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। मॉडरेटली डाइल्यूट मतलब 20% नाइट्रिक एसिड के साथ हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा N2O। हमें क्या मिलेगा, N2O। हमें मिलेगा क्या, N2, हमें भाई N2O हमको मिलेगा यहां पर, ठीक है। हमें N2O नाम का बच्चों गैस हमको मिलेगा। हमें नाइट्रस ऑक्साइड, हमें बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड हमको फ्रेंड्स यहां पर मिलेगी, ठीक है। ये चीज हमको यहां पर मिलेगी, N2O हमको मिलेगा। अगर हमने कौन नाइट्रिक एसिड लिया, 70% नाइट्रिक एसिड लिया, तो हमें मेटल नाइट्रेट और हमको NO2 गैस मिलेगी। अगर हमने लेस रिएक्टिव मेटल लिया, क्या क्या लेस रिएक्टिव, लेड, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लैटिनम मत लेना, गोल्ड प्लैटिनम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, दे आर नोबल मेटल, वो एक्वा रेजिया में रिएक्ट करते हैं। सो हमने लिया लेड, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, तो ये बच्चों वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, 20% नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NO गैस देंगे और 70% के साथ NO2 गैस देंगे। ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हमारा डेटा है। नाइट्रिक एसिड ना सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करता है बल्कि नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। और नॉन मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमने नाइट्रिक एसिड बच्चों लेना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मेटलॉइड के साथ भी रिएक्ट करता है। जब हम नाइट्रिक एसिड को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों ये रिएक्शन याद रखना, ये रिएक्शन दोस्तों याद रखना, ये रिएक्शन बच्चों याद रखना। जब हम नाइट्रिक एसिड को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये रिएक्शन बच्चों यहां पर याद रखिए। सो फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल को करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या, अगर हमने लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके H3PO4 बनाएगा और क्या मिलेगा, NO2 गैस। कौन नाइट्रिक एसिड में हमेशा NO2 गैस मिलेगी, NO2 गैस हमारे को मिलेगी। तो फास्फोरस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके H3PO4, कार्बन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाएगा। बट चूंकि H2CO3 अनस्टेबल होता है तो वो ब्रेक होकर के H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बनेगा H2CO3 ऑक्सी एसिड। सल्फर के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन की तो मिलेगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 गैस, सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 गैस।
और आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड को तो मिलेगा क्या, HiO3, HiO3 मिलेगा, HiO4 अनस्टेबल होता है, तो HiO3 मिलेगा और NO2 गैस मिलेगी। ये रिएक्शन मुझे लगता है बच्चों टर्म 1 एग्जाम के लिए नाइट्रिक एसिड की मोस्ट प्रोबेबल रिएक्शन है, मेटल वाले से भी ज्यादा प्रोबेबल बच्चों ये रिएक्शन, ऐसा मुझे लगता है बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्शन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए साहब, ये हमारी होगी वेरियस मेटलॉइड के साथ रिएक्शन में हमारा करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड वगैरह बन जा रहा है, उसमें हमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है ये चीजें। चलिए, सो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद वेरियस कंपाउंड, वेरियस कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है उसके बारे में ही बात करते हैं। देखो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में, ठीक है। H2S को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करेगा इनटू सल्फर का कोलॉइड, सल्फर का कोलॉइड, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी होता है, सरफेस केमिस्ट्री में सल्फर का कोलाइड के लिए H2S को नाइट्रिक एसिड में पास करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। SO2 से सल्फेट आयन, H2S से सल्फर, ये चीज बच्चों। Ki और फेरस सल्फेट में थोड़ा सा याद रखना, Ki और फेरस सल्फेट में, Ki और फेरस सल्फेट जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमको I2 मिलेगा और क्या मिलेगा, NO2 नहीं मिल रहा बल्कि NO गैस मिल रही है, NO2 नहीं मिल रहा बल्कि हमको NO गैस मिल रही है। Ki नाइट्रिक के साथ रिएक्ट करके NO और I2, ठीक है, और फेरस सल्फेट हमको क्या देगा, फेरिक सल्फेट और NO गैस, यहां पर भी बच्चों NO गैस। तो इन दोनों केसेस में बच्चों जो गैस है वो NO2 नहीं बल्कि NO है, यहां पे सब जगह NO2 ही है। अच्छा, बाकी सब में किसी में बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, हम सब बस चीजों को सीधे सीधे ऑक्सीडाइज कर देंगे एंड वी विल गेट NO2 गैस इन ऑल द केसेस, ठीक है। Ki और इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये रिएक्शन भी थोड़ी सी अनोखी है, थोड़ी सी बच्चों इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की, कि अगर हम केन शुगर को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं बच्चों, इसको भी बच्चों इंपॉर्टेंट हाईलाइट के साथ इसको लिख लीजिए। अगर हम केन शुगर को, अगर हम सुक्रोज को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वी गेट ऑक्सैलिक एसिड, हमें ऑक्सैलिक एसिड और NO2 गैस मिलती है। ये बात भी बच्चों जरूरी है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब नाइट्रिक एसिड से बच्चों डील करने के बाद अब आते हैं बच्चों कहां पे, सल्फ्यूरिक एसिड पे आते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी हमारी अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड की विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सो नाइट्रिक एसिड में मेरा बच्चों प्रेडिक्शन है कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो चीज याद रखना। नॉन मेटल की रिएक्शन बच्चों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और सुक्रोज वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और Ki और हमारी फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन नाइट्रिक के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उसको सुनते चलिए और बहुत इनफ टाइम है बच्चों, अभी बहुत इनफ टाइम है। आराम से इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो एक तरह से आपकी एनसीईआरटी पूरी तैयार हो जाती है बच्चों, आपकी एक तरह से पूरी क्लास 12 की सीबीएसई आईएससी की केमिस्ट्री की बुक बच्चों तैयार हो जाती है। हमने सारी बच्चों यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ करके बच्चों जो इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस एक वीडियो में बच्चों थोड़ा सा इसको ढंग से देखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। आपके पास समय कम है, मैं जानता हूं, इसीलिए आपके हिस्से की मेहनत मैं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कैसे प्रिपेयर करना है बच्चों, सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करना है हमको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए पहले सल्फर को बर्न करके SO2 गैस पैदा करनी है। फिर इस SO2 गैस को, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, SO2 गैस को ऑक्सीडाइज करना है SO3 में। इस स्टेप पे हमको कैटलिस्ट चाहिए V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना। SO2 SO3 में ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये चीज। फिर SO3 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दे विल गिव H2H2O7 मतलब ओलियम, और फिर H2H2O7 पानी के साथ रिएक्ट करके हमको देता है 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए SO2 हमारा, SO3 यहां पर रहेगा, यहां पे SO3 गैस जो रहेगा, SO3 गैस सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड वी विल गेट ओलियम, हमें ओलियम मिलेगा। और फिर बच्चों ये जो ओलियम है, ये ओलियम हमारा फिर पानी के साथ हाइड्रोलाइज होगा और पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर के 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड देता है। तो दैट्स हाउ बच्चों वी गेट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन हमको मिलता है। कैटलिस्ट यहां पर क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, प्रोसेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
चलिए भाई, अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, ये चीज याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड मेनली एक एसिड है, अच्छा खासा एसिड है, और एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक अच्छा एसिड है और एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्या क्या रिएक्शन है जो हमको ध्यान रखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों सबसे पहली चीज तो हमने बात की कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा एसिड है, हर किसी को H+ दे देता है। तो अगर हमारे पास कोई भी आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड उसको H+ देकर के HCl बना देगा। हमारे पास एसिटेट आयन है CH3CO-, सल्फ्यूरिक एसिड उसे H+ देकर के एसिटिक एसिड बना देगा। हमारे पास ऑक्सलेट आयन है, सल्फ्यूरिक एसिड उसे H+ देकर के ऑक्सैलिक एसिड बना देगा। तो जितने भी बेटा नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उनको H+ देकर के करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हेलाइड आयन से HX, ऑक्सलेट आयन से ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रेट आयन से नाइट्रिक एसिड। अभी अभी हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। तो पहली बच्चों ये बात, बहुत ही तगड़ा एसिड है, हर किसी को H+ देने में सक्षम रहता है। इसके अलावा हम लोग याद रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत बच्चों पावरफुल क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा, ये रिएक्शन एमाइले इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड लोगों से पानी खींच लेता है, पानी खींच लेता है। तो क्या क्या बच्चों यहां पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। अभी अभी हमने सुक्रोज की बात की थी, सुक्रोज की अभी हमने बात की थी। सुक्रोज नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या देता था? ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। सुक्रोज C12H22O11 को जब हम कॉर्न के H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, कॉर्न के H2 के साथ ट्रीट करते हैं, तो बच्चों कॉर्न के H2SO4 हमारा एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सारे के सारे बच्चों पानी के मॉलिक्यूल को खा जाएगा। सो 11 पानी के मॉलिक्यूल को उड़ा देगा और बचेगा क्या? सिर्फ बच्चों कार्बन। और ये जो बच्चों कार्बन होता है, इस कार्बन को हम काजल बनाने के काम में, हम टायर इंडस्ट्री वगैरह में बच्चों कहीं पर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो फूड ग्रेड बच्चों कार्बन है, अच्छी क्वालिटी का कार्बन होता है। चलिए साहब, ये हमारा हो गया। अगली चीज, सुक्रोज की तरह हम बच्चों ग्लूकोज से भी पानी उड़ा सकते हैं, वहां पे भी हमको कार्बन मिलेगा। तो सारे कार्बोहाइड्रेट यस बच्चों, सारे कार्बोहाइड्रेट कॉर्न के H2SO के साथ रिएक्ट करके पानी छोड़ देंगे और हमको क्या मिलेगा? कार्बन। जो अहम चीज है बच्चों, वो कौन सी हमारी रिएक्शन है? ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन। बच्चों ये तो हम लोग क्लास 10th में भी कुछ स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि भाई फॉर्मिक एसिड को अगर हम कॉर्न के H2SO के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें गैस मिलती है, हमने H2O निकाल देना है, हमने बच्चों H2O निकाल देना है। और बेटा H2O निकलने के बाद हमें क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों ये लैब में कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने का तरीका होता है, ठीक है। और अगर यही हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया H2C2O4, अगर यही हमने ऑक्सैलिक एसिड लिया तो बेटा ऑक्सैलिक एसिड कॉर्न के H2 साथ ट्रीट करने के बाद हमको H2O निकाल देगा। अब देखो यहां से H2O निकल गया तो 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन बचे, 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन बचे। तो ये 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन CO और CO2 गैस देते हैं, ठीक है। CO और CO2 गैस देते हैं। हम CO और CO2 को अलग अलग भी कर सकते हैं। CO2 बीइंग एन एसिडिक गैस हमारा लाइम वाटर में बच्चों KOH में डिसॉल्व हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड लाइम वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। तो इस तरह से हम इनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर जो मेन फंडा है बच्चों, वो मेन फंडा हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन का है। बट इसके अलावा थोड़ा बहुत ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी होता है, बट ये हल्के लोगों को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट में, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस, कार्बन हल्का सा ही है चीजें, तो हमारा कार्बोनिक एसिड या फिर CO2 में बच्चों ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हल्के लोगों को ऑक्सीडाइज करता है, बट इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन नहीं है। मेन रिएक्शन है यहाँ पर क्या? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये जरूरी है, इस पे बच्चों आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई अगर हमको टेस्ट करना है तो बच्चों नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन का टेस्ट क्या था? नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन का टेस्ट था ब्राउनिंग टेस्ट। मैंने उसी के बाद बता दिया कि सल्फेट आयन का टेस्ट क्या है। तो बच्चों देखिए ये रिएक्शन यहां पर है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जो कहीं पे डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये भी एक चीज हमको याद रखनी है। लेड नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट का बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। लेड सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है जो कि हमारे इन्वर्टर की बच्चों बैटरी में बच्चों इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेड के भी कंपाउंड बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना देते हैं जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन बट नॉट द लीस्ट रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन याद रखना। देखो इस रिएक्शन का महत्व क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोलूं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों? देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है
बट सल्फ्यूरिक एसिड को भी एक बंदा डिहाइड्रेट कर दे रहा है। कौन डिहाइड्रेट करता है? P2O5। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, शुरुआत में कौन का H2SO4, अल्कोहल वगैरह में डिहाइड्रेशन में कौन का H2SO4, और आगे के चैप्टर्स में बच्चों अमाइड वगैरह के डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग P2O5 का इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, P2O5 एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिहाइड्रेट कर देता है, और किसमें डिहाइड्रेट करता है? इनटू SO3 गैस। तो ये रिएक्शन भी हमको लास्ट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट के तौर पे हम लोग याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड खुद डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो इतनी बच्चों यूजफुल इंफॉर्मेशन मेरे को लगता है कि भाई हम लोग को एग्जाम से पहले याद होनी चाहिए। अब चलिए कुछ सवालों को बच्चों देख लेते हैं, कुछ सवालों की बच्चों बात करते हैं। ये सवाल हमने कल के लेक्चर और आज के लेक्चर जहां जहां भी जो जो कंसेप्ट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब हम कुछ बाइफरकेट नहीं कर सकते, हमें सब कुछ ही पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता, जिसके एलोट्रॉप्स हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट विच डज नॉट शो एलोट्रॉप्स, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके भाई एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, उसके बारे में हमको बात करें। बच्चों देखिए, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स तो होते हैं, नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स हम लोग नहीं जानते हैं। एलोट्रॉप्स वो बंदे होते हैं जिनकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो नाइट्रोजन के हम बच्चों एलोट्रॉप्स नहीं देखते हैं, फास्फोरस वगैरह के एलोट्रॉप्स हम देखते हैं। सो हम यहाँ पे आंसर बच्चों कौन बंदा एलोट्रॉपी नहीं शो कर रहा है, नाइट्रोजन के बच्चों एलोट्रॉपी नहीं होती है, तो उसको हम बच्चों आंसर करेंगे। अच्छा, अगली चीज यहां पे बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, इनमें से कौन सा बंदा है जो पेंटावेलेंसी बच्चों शो नहीं करता है, 5 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के अलावा बाकी सभी मेंबर्स के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो दे कैन एक्सपैंड देयर कोवलेंसी, बट नाइट्रोजन बच्चों हमारा अपनी कोवलेंसी को 4 तक ही सीमित रख सकता है इनटू अमोनियम आयन। NH4+ में नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है। नॉर्मली नाइट्रोजन न्यूट्रल अवस्था में 3 बॉन्ड बनाता है, बट अमोनियम आयन में वो 4 बॉन्ड बना रहा है, और कहीं पर भी हम ऐसा नहीं देखते हैं बच्चों। ठीक है, सो नाइट्रोजन सिर्फ 3 या 4 बॉन्ड ही बना सकता है, पेंटावेलेंसी शो नहीं करेगा बिकॉज इट लैक्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल। लिख लो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कभी बच्चों कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते बिकॉज दे लैक एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चीज याद रखें, तो इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। द एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बच्चों कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा? बच्चों देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में याद रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में याद रखना, देखो कार्बन फैमिली में तो कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत बम्पर है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती है। कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत एक एलिमेंट अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ अच्छे अच्छे लंबे लंबे बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? नाइट्रोजन ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक बहुत जबरदस्त लोन पेयर रिपल्शन होता है। छोटा एटम है, जब दूसरे छोटे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर पास आ जाते हैं, उससे रिपल्शन होता है, बॉन्ड कमजोर हो जाता है। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के अंदर बच्चों कैटेनेशन प्रॉपर्टी वीक होती है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। सो ऑक्सीजन के अंदर बच्चों कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे कम होगी और सल्फर के अंदर बच्चों सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सल्फर के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस के अंदर, तो नाइट्रोजन में फास्फोरस, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर। इनमें से कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है? एनहाइड्राइड मतलब पानी निकलना, एनहाइड्राइड मतलब बच्चों पानी निकलना। सो अगर हम नाइट्रिक एसिड से पानी निकाल दें, अगर हम बच्चों नाइट्रिक एसिड से पानी निकाल दें, सो 2 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल से पानी निकाल दो, 2HNO3 से हमने पानी निकाल दिया। सो अगर हम बच्चों नाइट्रिक एसिड से पानी निकाल देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट N2O5। हमको बच्चों N2O5 यहां पर मिलेगा। सो N2O5 इज कंसिडर्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, N2O5 इज कंसिडर्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। सल्फर इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय कौन? HNO3। सल्फर को नाइट्रिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? बच्चों हमने अभी भी पढ़ा, नाइट्रिक एसिड बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फर को उसके ऑक्सी एसिड H2SO4 में, फास्फोरस को उसके ऑक्सी एसिड H3PO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में करता है, बट वो फाइनली डिकम्पोज होकर CO2 दे देता है। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछ रहा है कि सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? तो फ्रेंड्स, सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होकर के H2SO4 बनाएगा,
ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। कार्बन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रिक एसिड क्या मिलेगा? सो कौन नाइट्रिक एसिड है ना, कौन नाइट्रिक एसिड है तो कार्बन CO2 बनाएगा क्योंकि कार्बोनिक एसिड। सो हियर वी हैव कार्बोनिक एसिड। सो गाइस ये हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बन कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड, तो कार्बन बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि ब्रेक होकर के H2CO2, और कौन नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर के NO2। सब जगह कौन की नाइट्रिक एसिड है तो NO2 गैस ही मिलती है, ऐसा हम बच्चों पाते हैं। बोथ कॉपर एंड लेड कन्वर्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इनटू व्हाट? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इनटू व्हाट? यहां पर हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो कितना डाइल्यूट है, ये भी हमको पता होना चाहिए। सो यहां पर कॉपर और लेड जो है बच्चों वो हमारे बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और हमारे क्या कहते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 20% नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों रिएक्ट करते हैं, और वहां पर जो गैस मिलती है बच्चों मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में जो गैस मिली थी दैट वाज N2O, और जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल है वहां पर बच्चों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 20% नाइट्रिक के साथ जो गैस मिलती है वो होती है NO। तो यहां पे बच्चों NO गैस हमको मिलेगी, तो वी विल गेट बच्चों NO गैस एंड नाइट्रेट आयन, क्योंकि जो मेटल है, जो बच्चों मेटल है वो हमारा नाइट्रेट के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको NO गैस मिलेगी। सो वी विल गेट नाइट्रेट आयन एंड NO गैस। ये हमारा बच्चों प्रेडिक्शन है डाइल्यूट। अगर कौन होता है तो हम ऑप्शन नंबर ए पे बच्चों चले जाते हैं। Which one of the following compound is most explosive in nature? It's a very good question. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और इसका आंसर भी हमको किताबों में जनरली नहीं मिलता है। बच्चों देखिए नाइट्रोजन कई तरह के ट्राइहैलाइड्स बनाता है, NF3, NCl3, NBr3, Ni3। कल मैंने आपको NCl3 बना करके दिखाया था, याद करो कहां पे NCl3 बना था? जब बच्चों हमारा क्लोरीन, जब बच्चों क्लोरीन हमारा अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। सो अगर अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में अमोनिया एक्सेस है तो वी गेट अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस, और अगर अमोनिया क्लोरीन की रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस में होता है तो वी गेट NCl3 गैस। तो जब अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन में क्लोरीन एक्सेस में होता है तो वी गेट NCl3, बट वहां पे लिखा होता है साफ साफ कि NCl3 इज एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। सो NCl3 बच्चों एक्सप्लोसिव होता है। इनफैक्ट बच्चों ये सारी के सारे बच्चों ट्राइहैलाइड्स अनस्टेबल होते हैं, दे ऑल आर अनस्टेबल, दे ऑल आर अनस्टेबल। सो ओनली ट्राइहैलाइड जो कि स्टेबल होता है वो ये होता है NF3। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे का रीजन होता है कि नाइट्रोजन एक बहुत छोटा एटम है, एक छोटे से एटम के इर्द गिर्द 3 बड़े बड़े हैलोजन एकोमोडेट नहीं हो सकते। नाइट्रोजन एक छोटा सा एटम है, उसके इर्द गिर्द 3 बड़े बड़े हैलोजन एकोमोडेट नहीं हो सकते। बट अगर वहीं इसके विपरीत नाइट्रोजन की जगह हम फास्फोरस ले लें तो फास्फोरस बड़ा एटम है, बड़े एटम के आसपास जगह भी अधिक होती है, जगह अधिक होने के कारण उसके आसपास 3 क्लोरीन एकोमोडेट हो जाते हैं जैसा हम PCl3 में देखते हैं, और 5 क्लोरीन तक एकोमोडेट हो जाते हैं जैसा हम PCl5 में देखते हैं। बट नाइट्रोजन बीइंग अ स्मॉल एटम कैन नॉट एकोमोडेट इफेक्टिवली 3 बल्कि हैलोजन एटम्स। वो किसको एकोमोडेट कर सकता है? सिर्फ छोटे हैलोजन को एकोमोडेट कर सकता है NF3 में। सो बिकॉज ऑफ साइज, because of steric problem, NF3 is stable but all other trihalides, nitrogen trihalides are unstable। ठीक है भाई, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। so, हमसे पूछा इनमें से कौन एक्सप्लोसिव होता है? NCl3 बच्चों एक्सप्लोसिव होता है। Which one of the following compound has a bond angle of 90 degree? बच्चों यहां पर ड्रैगो रूल नाम का एक केमिकल बॉन्डिंग का फिनोमेना हम लोग याद रखना चाहिए हमें। अगर आप ड्रैगो रूल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube पे आप केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आप उतना नहीं ढूंढना चाहते तो मैं यहाँ पे आई बटन में बच्चों उसका लिंक लगा देता हूं। ड्रैगो रूल केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों रूल होता है। अब ये ड्रैगो रूल का जो मेन चीज है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए वो समझिए बच्चों। अमोनिया PH3 बच्चों बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होता है इन मॉलिक्यूल्स में बच्चों, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होता है।
अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 होता है, PH3 का बॉन्ड एंगल अराउंड 93 डिग्री है, और ऐसा फिर 92, 91 ऐसे हो जाता है। पानी का बॉन्ड एंगल 104 है, अमोनिया H2S का 92, फिर ये 91, 90 ऐसे कुछ हो जाते हैं। ठीक है, तो सीन बच्चों ये कि पहले एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में बहुत ह्यूज जंप आ रहा है बॉन्ड एंगल का, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना कम क्यों है, ये हमको बच्चों जानना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, अगर बच्चों सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, 2.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और उसके पास लोन पेयर भी है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। यहां पे जो बॉन्ड बनाती हैं वो प्योर p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। तो इन सभी केसेस में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बन रहा है, बल्कि p ऑर्बिटल से बॉन्ड बन रहा है, और p ऑर्बिटल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो अराउंड 90 के रेंज में। बट अमोनिया और H2O में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रही हैं, क्योंकि अमोनिया और H2O में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई है, सो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रही है, एंड द एंगल इज क्लोज टू 109 डिग्री। बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रही है, सो दैट्स व्हाई द एंगल इज अराउंड क्लोज टू 90 डिग्री। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री? तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का ये ट्रेंड याद रखना कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल अधिक है PH3 से। ठीक है, इसको स्कूल में हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन अधिक है, एंगल अधिक है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड पेयर दूर है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, तो एंगल भी यहां पे कम है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बॉन्ड पेयर दूर जाने लगते हैं, और बेटा बॉन्ड पेयर के दूर जाने से बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, जिससे बच्चों एंगल भी कम होने लगता है। ये फ्रेंड्स यहां पर लॉजिक हमको लगाना होता है। बट असलियत में इसका जो लॉजिक है कि भाई इतना शार्प डिफरेंस क्यों हो रहा है, वो बेटा ड्रैगो रूल से ही होता है। बट स्कूल में हम ड्रैगो रूल नहीं यूज करते, हम नॉर्मल बॉन्ड पेयर रिपल्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे से एक्सप्लेन आउट कर देते हैं। सो याद रखना, ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स जो हैं और नाइट्रोजन की जो हाइड्राइड्स हैं, उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पहले हाइड्राइड मतलब अमोनिया और पानी के बाद सारे बंदों की जो एंगल है अराउंड 90 के आसपास होते हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कहां पे जो एंगल है अराउंड 90 के आसपास होगा, H2S में। CH4 में 109, अमोनिया में 107, पानी में 104 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा बच्चों सवाल फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बच्चों प्यारा सवाल, बहुत बच्चों प्यारा सवाल, हैलोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों आपको जितना यूजफुल इंफॉर्मेशन लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करा सकें, रिवाइज करा दें। देखिए कितना बेहतरीन बच्चों इंफॉर्मेशन है, इसको चलिए यहां पर देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। फ्लोरीन और दूसरे हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या यही होता है? यस बच्चों, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, क्या क्लोरीन फिर फ्लोरीन ब्रोमीन यही होता है? यस बच्चों, यही होता है। क्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरी करता है इंटायर पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। छोटे साइज के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो आवागमन है वो बहुत ही स्मूथ नहीं होता है। सो यस, क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो हैलोजन में भी हाईएस्ट होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 की सबसे अधिक, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। नॉर्मली तो यही होता है बच्चों, छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाएगा, मजबूत बॉन्ड बनाएगा, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। ये ऑर्डर गलत है बच्चों, ये ऑर्डर गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन छोटा एटम है बच्चों। यस, फ्लोरीन छोटा एटम है, तो फ्लोरीन छोटा बॉन्ड बनाएगा। यस, छोटा बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मली छोटा बॉन्ड मजबूत होता है, बट यहां पर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे शॉर्ट बॉन्ड होने के कारण लोन पेयर रिपल्शन बहुत ट्रिमेंडस है, और इस लोन पेयर रिपल्शन ट्रिमेंडस होने के कारण फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ना, वो इस रिपल्शन के कारण, इस रिपल्सिव फोर्स के कारण बहुत वीक हो गया है। तो यहां पे बेटा जो बॉन्ड एनर्जी का जो सही ऑर्डर होता है, तो होता है सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की होती है, और लास्ट में होती है आयोडीन की। तो बॉन्ड एनर्जी का बच्चों जो असलियत में ऑर्डर होता है वो यही होता है। ठीक है, ये बच्चों हमारा ऑर्डर होता है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यस बच्चों, फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। फ्लोरीन तुरंत F से F- में रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंटायर केमिस्ट्री। ठीक है, इसका
ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे अधिक होता है। ठीक है साहब, ये चीजें बच्चों याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, उसका जो सही स्टेटमेंट है वो ये है। यहाँ पे बता दिया गया उसी चीज को। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और पी ब्लॉक केमिस्ट्री को भी बच्चों खत्म करते हैं। अब कल बच्चों आपको मिलेगा मेटलर्जी का वीडियो। कल हम लोग फ्रेंड्स आपके साथ मेटलर्जी को डिस्कस करेंगे। छोटा चैप्टर है, उम्मीद करता हूं आज रात में या फिर आज पूरे दिन भर के पीरियड में आप लोग मेटलर्जी को रिवाइज कर लीजिएगा। तो कल आपको बच्चों उसका वीडियो मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों आपके फाइनल एग्जाम से पहले सारी चैप्टर्स का बच्चों इसी तरह से रिवीजन और प्रैक्टिस बच्चों प्लान कर सकें। पूरी कोशिश है कि इस सेशन से मैक्सिमम सवाल फंस सके। और बाकी हमको बस बच्चों रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमको अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, हमको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, क्योंकि वही बच्चों हमारे हाथ में, जो चीज हमारे हाथ में है हम उस पर ध्यान लगाएं। बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दें, भगवान पे छोड़ दें, वो हमारी मेहनत के आधार पे अपने आप ही हमको अच्छा रिवॉर्ड देगा। याद रखना बच्चों, अगर हमारी एफर्ट्स पूरे हैं तो रिजल्ट भी पूरा आएगा, और अगर हमारे एफर्ट्स आधे अधूरे हैं, हमारी मेहनत आधी अधूरी है, तो हमारे रिजल्ट्स भी बच्चों आधे अधूरे ही आते हैं। तो अगर आपने बच्चों साल की शुरुआत से मेहनत की हुई है तो कोई माइका लाल बच्चों आपके रिजल्ट्स को रोक नहीं सकता है। आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी मेटलर्जी के वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।